हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि न्यूट्रिशन कंपोनेंट के बेसिस पर कल्चर मीडिया को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल यूजेस के बेसिस पर कल्चर मीडिया को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। तो देखा जाए तो फंक्शनल यूजेस के बेसिस पर कल्चर मीडिया को 7 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है सिंपल और बेसल मीडिया। सेकेंड है इनरिच्ड और स्पेशल मीडिया। थर्ड है इनरिचमेंट मीडिया। फोर्थ है सेलेक्टिव मीडिया। फिफ्थ है डिफरेंशियल मीडिया। सिक्स्थ है ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड सेवन्थ है एनारोबिक मीडिया। फर्स्ट है सिंपल और बेसल मीडिया। सिंपल मीडिया को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था कि सिंपल मीडिया किस तरीके का मीडिया है। जो है एक ऑर्डिनरी मीडिया है, क्योंकि सिंपल मीडिया जो है वो बैक्टीरिया को एक मतलब सिंपल फूड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल मीडिया में बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड होते हैं, जैसे कि वाटर है, पेप्टोन है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है, सोडियम क्लोराइड है। ये सारे सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये सिंपल मीडिया में कंटेन रहते हैं। तो सिंपल मीडिया में बेसिकली जो नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया होते हैं वही ग्रो करते हैं, क्योंकि नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया को अगर हम सिंपल फूड भी दें, सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कराएं, तो वो उनको खा पी के जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए जो सिंपल मीडिया होता है वो नॉन फास्टिडिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सिंपल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अगार। अगर हम वाटर में पेप्टोन और सोडियम क्लोराइड को ऐड करें तो हमारा न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और उसी पेप्टोन वाटर में अगर हम यीस्ट एक्सट्रैक्ट को ऐड कर दें तो हमारा न्यूट्रिएंट ब्रोथ बन जाएगा। और अगर उसी न्यूट्रिएंट ब्रोथ में अगर हम 2% अगार को ऐड कर दें तो हमारा न्यूट्रिएंट अगार बन जाता है। सेकेंड है स्पेशल और इनरिच्ड मीडिया। तो इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कि अगर हम किसी भी सिंपल मीडिया में अगर हम अलग से कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड कर दें तो वो सिंपल मीडिया जो है वो स्पेशल मीडिया बन जाता है। जैसे कि सिंपल मीडिया में क्या क्या चीज़ें कंटेन है, वाटर है, पेप्टोन है, NaCl है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट है। तो इन्हीं में अगर हम अलग से कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड कर दें, जैसे कि ब्लड ऐड कर दें या फिर सीरम या फिर एग को ऐड कर दें, तो वो सिंपल मीडिया जो है वो स्पेशल और इनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल और इनरिच्ड मीडिया जो होता है वो बेसिकली फास्टिडिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो फास्टिडिस बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो नहीं करते। मतलब जैसे कि जो सिंपल मीडिया है उसमें फास्टिडिस बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उनको ग्रो कराने के लिए उनको जो है एक्स्ट्रा और स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की जो है ज़रूरत होती है। एक तरीके से उनके नखरे होते हैं कि उनको जो है सिंपल फूड नहीं पसंद, उनको कुछ अच्छा और स्पेशल चाहिए, तभी वो उसे खा के ग्रो करेंगे। तो उनको जो है वो हम स्पेशल और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। स्पेशल मीडिया के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लिवफलर सीरम स्लोप एंड ब्लड कल्चर मीडिया। अगर हम ब्लड अगार की बात करें तो ब्लड अगार में सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जो है ब्लड भी कंटेन है, तो इसलिए ब्लड अगार एक स्पेशल और इनरिच्ड मीडिया है। और ब्लड अगार को प्रिपेयर करने के लिए हम मोस्ट कॉमनली जो है शीप का ब्लड यूज़ करते हैं। करने को तो हम ह्यूमंस का ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ह्यूमंस के ब्लड में कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस कंटेन हो सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट और सप्रेस कर देती हैं। तो इसलिए जो है हम ह्यूमंस के ब्लड को जो है वो अवॉइड करते हैं और शीप का ब्लड ही यूज़ करते हैं ब्लड अगार को प्रिपेयर करने के लिए। और सेकंड, हम इसलिए भी शीप का ब्लड यूज़ करते हैं क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं वो शीप के ब्लड में ही जो है अच्छे से हेमोलिसिस जो है वो शो करते हैं। तो इसलिए जो है हम शीप का ब्लड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम रैबिट, हॉर्स और ऑक्स का ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो है हम शीप का ब्लड ही यूज़ करते हैं। ब्लड अगार को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क में 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 28 ग्राम न्यूट्रिएंट अगार का जो पाउडर है वो ऐड करना है। उसके बाद हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि उसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो सके। उसके बाद हमें न्यूट्रिएंट अगार को ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए रखना है। तो उस न्यूट्रिएंट अगार को हमें ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए जो है स्ट्राइल करना है। 15 मिनट्स के बाद हमें उस न्यूट्रिएंट अगार को ऑटोक्लेव से बाहर निकालना है। अब न्यूट्रिएंट अगार का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि वो अभी भी ऑटोक्लेव से बाहर निकला है। तो हमें उस न्यूट्रिएंट अगार को थोड़ा सा कूल होने देना है, मतलब एकदम सॉलिड होने भी नहीं देना, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रिएंट अगार में क्या है, अगार प्रेजेंट है। और अगार जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सॉलिड हो जाता है। तो अगर हम ब्लड डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। तो हमें जो है न्यूट्रिएंट अगार को
सॉलिड होने नहीं देना है, हमें न्यूट्रेंट अगार को जो है मोल्टन के फॉर्म में रखना है, यानी कि जो न्यूट्रेंट अगार है वो लिक्विड के फॉर्म में हो, उसकी जो कंसिस्टेंसी हो वो लिक्विड हो। तो जब न्यूट्रेंट अगार का जो टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है, तब हमें 5 to 10% स्ट्राइल डीफेब्रिनेटेड शीप ब्लड को ऐड करना है न्यूट्रेंट अगार में। अब यहाँ पे 5 to 10% कितना, हम यहाँ पे 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 5 to 10 ml जो है शीप ब्लड को ऐड करना है। और वो शीप ब्लड जो है वो एकदम स्ट्राइल होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। और जो ब्लड है वो डीफाइब्रिनेटेड होना चाहिए, यानी कि ब्लड में कोई भी फाइब्रिन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ब्लड से फाइब्रिन जो है वो रिमूव होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइब्रिन प्रेजेंट होगा ब्लड में तो ब्लड जो है वो क्लॉट भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे 5 to 10 ml स्ट्राइल डीफेब्रिनेटेड शीप ब्लड को मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में ऐड करना है। और ऐड करने के बाद हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि न्यूट्रिएंट अगार में जो ब्लड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद जो हमारी स्ट्राइल पेट्री डिशेज़ होती हैं उसमें हमें ब्लड अगार को जो है वो पोर करना है। पोरिंग के वक्त कोई भी एयर बबल नहीं होनी चाहिए। पोरिंग करने के कुछ टाइम बाद जो है हमारा ब्लड अगार सॉलिड हो जाता है, और इस तरीके से जो है ब्लड अगार प्रिपेयर होता है। तो ब्लड अगार जो है वो एक इनरिच्ड मीडिया होता है, क्योंकि ब्लड अगार में ब्लड कंटेन है, और ब्लड जो है वो एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है। सेकंड, ब्लड अगार जो है वो एक डिफरेंशियल मीडिया भी होता है, क्योंकि ब्लड अगार जो होता है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा हीमोलिसिस को डिफरेंशिएट करता है। अब ये हीमोलिसिस क्या होती है? हीमोलिसिस का मतलब होता है, हीम मतलब ब्लड और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, वो ब्लड अगार पर हीमोलिसिस शो करते हैं, यानी कि ब्लड अगार में जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उनको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको ये लाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बैक्टीरिया की हिमोलिटिक प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम ब्लड अगार को यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया ब्लड अगार पर अलग अलग तरीके की हिमोलिसिस को शो करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली 3 तरीके की हिमोलिसिस हैं जो बैक्टीरिया ब्लड अगार पर दिखाते हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा हिमोलिसिस, सेकंड है बीटा हिमोलिसिस एंड थर्ड है गामा हिमोलिसिस। तो फर्स्ट है अल्फ़ा हीमोलिसिस। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ब्लड अगार पर अल्फ़ा हीमोलिसिस शो करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लड अगार में प्रेजेंट जो रेड ब्लड सेल हैं उनका ये पार्शली लाइजेस करते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल को लाइज तो करते हैं, ब्रेक डाउन तो करते हैं, बट वो इनकम्प्लीट लाइज करते हैं रेड ब्लड सेल को। ठीक है, और जब वो हीमोलिसिस कर रहे होते हैं बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो जो हीमोग्लोबिन है वो ग्रीन मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी की वजह से ब्लड अगार में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है वो ग्रीन कलर की प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया ने रेड ब्लड सेल का क्या किया है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन किया होता है ब्लड अगार पे। तो इस तरीके की अल्फ़ा हीमोलिसिस जो है वो हमें ब्लड अगार में देखने को मिलती है। तो मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, ये जो है ब्लड अगार पर अल्फ़ा हीमोलिसिस शो करते हैं। सेकंड है बीटा हीमोलिसिस। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ब्लड अगार पर बीटा हीमोलिसिस शो करते हैं। अभी हमने अल्फ़ा हीमोलिसिस में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेड ब्लड सेल का इनकम्प्लीट हीमोलिसिस करते हैं, यानी कि इनकम्प्लीट लाइज करते हैं रेड ब्लड सेल को। लेकिन बीटा हीमोलिसिस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेड ब्लड सेल को कंप्लीट लाइज कर देते हैं, मतलब कंप्लीट जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं रेड ब्लड सेल का। और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की कॉलोनी का जो आसपास का जोन है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ये आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उन्होंने रेड ब्लड सेल को एकदम तोड़ फोड़ कर खा पी लिया है, और उस एरिया को एकदम साफ कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया है। इतना क्लियर कर दिया है कि वो जो ब्लड अगार है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, मतलब हम जो है आर पार की चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लड अगार पर बीटा हीमोलिसिस शो करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया में जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होते हैं वो ब्लड अगार पर बीटा हीमोलिसिस दिखाते हैं, और इसके अलावा जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है ये भी ब्लड अगार पर बीटा हीमोलिसिस शो करता है। थर्ड है गामा हीमोलिसिस। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ब्लड अगार पर गामा हीमोलिसिस को शो करते हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्लड अगार में रेड ब्लड सेल हैं
उनको जो है बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं करते उनको बिल्कुल भी लाइज़ नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी हीमोलिसिस शो नहीं करते हैं। तो इस तरीके की हीमोलिसिस को हम गामा हीमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी कॉलोनी के अराउंड कोई भी हीमोलिसिस नहीं दिखाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप में जो एंटेरोकोकस फेकैलिस होते हैं और जो एंटेरोकोकस फीसियम होते हैं, वो ब्लड अगार पर गामा हीमोलिसिस दिखाते हैं। तो जो ब्लड अगार होता है वो इनरिच्ड मीडिया होने के साथ साथ एक डिफरेंशियल मीडिया भी होता है, क्योंकि ब्लड अगार अल्फ़ा बीटा और गामा हीमोलिसिस को डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा हम ब्लड अगार को सेलेक्टिव मीडिया भी बना सकते हैं। अगर हम ब्लड अगार में कुछ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक्स, कुछ डाइज़ या फिर केमिकल्स को ऐड कर दें, तो वो ब्लड अगार जो है वो सेलेक्टिव मीडिया बन जाएगा। जैसे कि अगर हम ब्लड अगार में डाई ऐड कर दें तो वो क्रिस्टल वॉलेट ब्लड अगार बन जाएगा। और क्रिस्टल वॉलेट ब्लड अगार एक सेलेक्टिव मीडिया है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अगर वहीं हम ब्लड अगार में कुछ एंटीबायोटिक्स ऐड कर दें, जैसे कि कैनामाइसिन या फिर नियोमाइसिन, तो वो ब्लड अगार भी एक सेलेक्टिव मीडिया बन जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार भी एक स्पेशल और एक इनरिच्ड मीडिया होता है। चॉकलेट अगार में कोई भी चॉकलेट प्रेजेंट नहीं होता है। चॉकलेट अगार को बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम ब्लड अगार के जैसे ही है। जैसे ब्लड अगार को हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही चॉकलेट अगार को प्रिपेयर किया जाता है। बस डिफरेंस क्या होता है, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ब्लड अगार को प्रिपेयर करते वक्त जो है हम 45 डिग्री सेल्सियस पर हम जो है शीप ब्लड को ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन चॉकलेट अगार को बनाने के लिए हमें जो है हाई टेम्परेचर पर ही शी ब्लड को ऐड कर देना है। यानी कि जब न्यूट्रिएंट अगार का टेम्परेचर जो 70 डिग्री सेल्सियस पर जब होगा, तब हमें शी ब्लड को जो है ऐड करना है। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो शी ब्लड होता है उसमें जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है वो लाइज हो जाता है, एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर निकल के आता है। और इस वजह से उस मीडियम का जो कलर है वो रेड होने की बजाय ब्राउन कलर हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको चॉकलेट अगार बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो चॉकलेट की तरह होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ब्लड अगार पे ग्रो नहीं कर पाते, यानी कि जो हाईली फास्टिडियस होते हैं, जिनके और नखरे होते हैं, जिनको कुछ और स्पेशल चाहिए होता है खाने के लिए, जैसे कि जो नाइजीरिया बैक्टीरिया है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है, इनको जो है और अच्छा खाना खाने की आदत होती है। तो हम जो है उनको चॉकलेट अगार प्रोवाइड कराते हैं। तो चॉकलेट अगार जो होता है वो ब्लड अगार से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड अगार में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, और चॉकलेट अगार में रेड ब्लड सेल होने के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी जो है वो बाहर निकल के आ गया है। तो इसी वजह से वो और भी न्यूट्रिशियस हो गया है। तो जो बैक्टीरिया ब्लड अगार पे ग्रो नहीं करते हैं वो चॉकलेट अगार पे ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि नाइजीरिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो चॉकलेट अगार पर अच्छे से ग्रो करते हैं। थर्ड है लोफलर सीरम स्लोप, और ये भी एक स्पेशल मीडिया होता है और इसमें बेसिकली हॉर्स का सीरम कंटेन होता है। ये भी एक सॉलिड मीडिया होता है, लेकिन इसमें अगार की जगह सीरम को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। और कोरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम लोफलर सीरम स्लोप का यूज़ करते हैं। फोर्थ है ब्लड कल्चर मीडिया। ब्लड कल्चर मीडिया भी एक स्पेशल और इनरिच्ड मीडिया होता है। इसको जो है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए हम ब्लड कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। तो जो ब्लड कल्चर मीडिया होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाईफेजिक मीडिया। तो फर्स्ट है मोनोफेजिक मीडियम। तो मोनोफेजिक मीडियम मतलब मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो इस मोनोफेजिक मीडियम में जो है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ जो है वो कंटेन होता है, और वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो BHI ब्रोथ है वो लिक्विड के फॉर्म में है। नेक्स्ट है बाईफेजिक मीडियम। अब बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज़ का यूज़ किया जाता है। मोनोफेजिक में हम एक फेज़ का यूज़ कर रहे थे, लिक्विड, ठीक है, जो BHI ब्रोथ था। लेकिन यहाँ पे जो है हम लिक्विड और सॉलिड दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज में आपको BHI ब्रोथ भी दिखेगा जो कि लिक्विड है, और यहाँ पे बगल में एक स्लोप है, ठीक है, एक सॉलिड आकार की स्लोप आपको दिखेगी। तो यहाँ पे जो है वो दोनों यूज़ होता है, सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो इस तरीके की बॉटल्स को जो है हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, लेकिन आजकल जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम स्टार्ट हो गया है और हम मशीनों का ही यूज़ करते हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल मीडिया को और इनरिच्ड मीडिया को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनारोबिक मीडिया को कवर करेंगे। थैंक यू।